ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, काम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ ज्ञान जिनसे मिला, क्या भला क्या भला। इतने उपकार कार है क्या कहे, ये ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है? जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान कान में आड़ जिसके रहे। सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन दबा दो और सारे बच्चे इसको शेयर कर दो हर बच्चे के साथ में। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे से पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जय हनुमान। एक और निर्वी का खिलौना यहाँ पे आ चुका है। हो चलो वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल? वधिया सारे मस्त मौज बहार, जिंदगी वधिया चल रही है। गुड इवनिंग काव्या, गुड इवनिंग हरदीप, गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग नम्रता, गुड इवनिंग कुणाल, गुड इवनिंग आकांक्षा, गुड इवनिंग अरुण, गुड इवनिंग देवांश, गुड इवनिंग आशीष, गुड इवनिंग राहुल। आप निर्वी के सारे खिलौने ला दो, मैं निर्वी का एक एक खिलौना ला दूंगा तुम्हें। और जब मैं तुम्हें गदा मारूंगा ना भाई साहब, बहुत जोर से लगती है, ध्यान रखना। ये पूरा मैंने अपने घर में रामलीला मैदान बना रखा है। मेरे पास चाकू, तलवार, कुल्हाड़ी सब कुछ है।
मैंने सब कुछ निर्वी को लाके दे रखा है कि निर्वी कोई तुझे हाथ लगाए, निर्वी के हाथ लगाने वाले के गदा नहीं मारते, काटते हैं उसकी गर्दन। चलो जी, गुड इवनिंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, गुड इवनिंग जी। चलो आ जाओ जी, इस गदा को हम यहां पे रख देते हैं। जो बच्चा क्वेश्चन गलत करेगा उसके लिए ये गदा है, और जो बच्चा क्वेश्चन सही करेगा उसके लिए कोई गदा नहीं है, ठीक है ना। तो आराम से क्वेश्चन अगर आप सही कर दोगे तो तुम्हें कोई गदा नहीं पड़ेगी, अगर तुम क्वेश्चन नहीं सही करोगे तुम्हें गदा पड़ेगी जी, ठीक है। चलो आज हमारा सेकंड सेशन है टोटल इनकम वाला, कल हमारा सेशन नंबर 1 था, आज हमारा सेकंड सेशन है, और आज हमें टोटल इनकम के ही क्वेश्चन करने हैं, और कल हमारा जो है लास्ट सेशन है टोटल इनकम का, ठीक है। तो कल हमारा लास्ट सेशन टोटल इनकम का, कल हमारी 10 तारीख है। उसके बाद मैं 2 सेशन लगाऊंगा, जितने भी इनकम टैक्स में छोटे मोटे चैप्टर हैं, जैसे रिटर्न ऑफ इनकम हो गया, टीडीएस टीसीएस हो गया, एग्रीकल्चर इनकम वाला चैप्टर हो गया, एडवांस टैक्स वाला चैप्टर हो गया, डिडक्शन वाला चैप्टर हो गया, उसके फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 2 दिन, और देन फिर फाइनली अपना इनकम टैक्स हम पूरा खत्म कर देंगे जी, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ और क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं। ये लो जी, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा टोटल इनकम का, जो आपके दिमाग की नसें खोल देगा। आ जाओ मेरे यारों, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1। चलो जी, अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन सारे के सारे बच्चा, ओए ओए हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से जी। अब सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी मत करना, आंसर हम थोड़ा डिले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी मत करना, बस ये पर ध्यान दो जी। आओ जी एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ना एक बार रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं कि वो हमसे मांग क्या रहे जी। तो वो हमसे क्या मांग रहा है, तो वो कह रहे हैं जी आप यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम। एक तो टोटल इनकम निकाल दो, एक तो टोटल इनकम निकाल दो, एंड फिर उसने बोला टैक्स पेबल बाय मिस्टर आयुष फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 एज्यूमिंग दैट he has shifted out of the default tax regime under section 115 BSC। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जो भी हमें टैक्स निकालना है क्या वो दोनों स्कीम से निकालना है? हाँ जी, क्या वो दोनों स्कीम से हमें निकालना है या नॉर्मल स्कीम से निकालना है? नॉर्मल स्कीम से निकालना है। तो भाई साहब 15 नंबर का क्वेश्चन है, नॉर्मल स्कीम से हमें निकालना है, तो हमें दिमाग में नॉर्मल स्कीम लेके चलनी है, हमें दिमाग में डिफॉल्ट स्कीम नहीं लेके चलनी है। तो पूरा क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल स्कीम के बेस पे होगा। अच्छा, अब नॉर्मल स्कीम के बेस पे होगा तो एएमटी भी निकल सकता है, बट ऐसा नहीं है कि जहां पे नॉर्मल स्कीम के बेस पे करेंगे वहां पे एएमटी निकलेगा ही निकलेगा। वो डिपेंड करता है कि एएमटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बट हाँ नॉर्मल इनकम से हमें क्वेश्चन करना है, बस ये पर ध्यान दो। आ जाओ अब एक बार सारे के सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब जो क्वेश्चन पढ़ते हैं इधर देखो ध्यान से। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है मिस्टर आयुष, एक मिस्टर आयुष है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है। तो पहली बात तो आयुष है, इंडिया का रेजिडेंट है, एज उसकी 54 ईयर की है, एज उसकी 54 ईयर की है, इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है तो यहां पर एक पॉइंट और निकल कर आया कि अगर ये कोई नई मशीन लेगा तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन के साथ में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकता है। भाई नॉर्मल के साथ में एडिशनल भी क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है, और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है तो नॉर्मल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एडिशनल भी क्लेम कर सकता है। फिर वो कह रहे हैं ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 82,45,000 एज पर प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम। वो कह रहे हैं जी नीचे कुछ आइटम दी गई हैं, उसको आपने ये वाली आइटम ध्यान रखना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मैं दोबारा बोलूंगा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जो इसने फॉलोइंग आइटम वर्ड बोला है, तो फॉलोइंग आइटम उसने सबके लिए नहीं बोला, फॉलोइंग आइटम उसने जो बोला वो इन चारों के लिए बोला है। तो कह रहे इस इनकम को निकालते हुए इसको डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। अब एक बार चेक करते हैं क्या क्या हुआ जी। उसने डेप्रिसिएशन जो है वो 15,40,000 पे डेबिट किया। अच्छा एक बात मेरे को बताना, अगर उसने डेप्रिसिएशन 15,40,000 पे डेबिट किया तो क्या हमें, अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो क्या इसको हम ऐड करेंगे?
ऐड क्यों करेंगे, अकाउंट्स वाला है, तो अगर वो अकाउंट्स वाला है तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अभी तक तो हमें क्या लग रहा है कि 15,40,000 पे हमें ऐड करना है। रीजन क्योंकि वो अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन है। अच्छी बात है। फिर वो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन 1 मई 2024 ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स इन ए कंपनी ऑन विच एसटीडी पेड 10 लाख रुपए। अब ये 10 लाख रुपए के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अब ये इन्होंने क्रेडिट कर रखे हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर इन्होंने क्रेडिट कर रखे हैं तो हमें क्या करने पड़ेंगे, माइनस करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। फिर वगैरह ही रिसीव इनकम टैक्स रिफंड 15,550 रुपए, जिसमें इंटरेस्ट जो है वो 4550 रुपए है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है इनकम टैक्स का रिफंड 15,550। तो आप सब जानते हो रिफंड किसी में भी नहीं आता, रिफंड को बाहर निकालो। हाँ, जो रिफंड पे इंटरेस्ट है वो अदर सोर्स की इनकम है, ये बात तुम्हें पता लग चुकी होगी। तो 15,550 को यहां से माइनस करोगे और फिर 4550 रुपए अदर सोर्स की इनकम में दिखा दोगे। ठीक है, आगे देखो। फिर वो कह रहे डिविडेंड मिला इंडियन कंपनी से 15 लाख रुपए का और डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ईच कंपनी इज लेस देन 5,000। अब वो ना कह रहा बहुत सारी, मतलब बहुत सारी इंडियन कंपनी है, उनसे आपको डिविडेंड मिला 15 लाख का, और वो कह रहे हर कंपनी से जो डिविडेंड मिला है ना वो 5,000 से कम है। आप मेरे को बताओगे इस लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है? भाई उसने जो बोला है वो डिविडेंड जो है वो 5,000 से कम है, इस लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है? सर इस लाइन की इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि अगर डिविडेंड की वैल्यू 5,000 से ज्यादा होती है उस केस में टीडीएस कटता है। तो मतलब यहां पे टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। याद करो सेक्शन नंबर 194 5,000 तक के अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटता। तो 5,000 से कम है तो टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो मतलब 15 लाख रुपए का डिविडेंड जो मिला है इसको यहां से माइनस कर दो, क्योंकि ये भी अदर सोर्स की इनकम है, बिजनेस की इनकम में नहीं आएगी। तो जो उसने हमें चार इंफॉर्मेशन दे रखी है, अभी तक हमने क्या समझा कि पहली बात ये चार चीजें जो हैं उस प्रॉफिट को निकालते हुए डेबिट और क्रेडिट की गई हैं, तो उसका हमें एडजस्टमेंट करना है। तो डेप्रीसिएशन उसने डेबिट कर रखा है, हमें ऐड बैक करना है क्योंकि अभी तक वो अकाउंट्स वाला है। फिर कैपिटल गेन ये वाले माइनस करने हैं, फिर इनकम टैक्स रिफंड ये वाला माइनस करना है, और डिविडेंड जो इंडियन कंपनी से मिल रहा है वो वाला भी क्या करना है, माइनस करना है। यहां तक क्लियर है? अब अगले पॉइंट पर आओ। अब वो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब बहुत ध्यान से पढ़ना एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है उसने। वो कह रहे हैं मिस्टर आयुष इंस्टॉल्ड न्यू प्लांट एंड मशीनरी। मिस्टर आयुष ने नई प्लांट एंड मशीनरी जो है उसने इंस्टॉल की है जो 65 लाख रुपए की है ऑन 1 अक्टूबर 2024 को। 1 अक्टूबर 2024 को। अच्छा, 1 अक्टूबर 2024 को अगर उसने इंस्टॉल की है तो भाई तुम सब जानते हो इंस्टॉलेशन यहां पे की है, बट इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन जो है वो इंस्टॉलेशन से नहीं मिलता, वो एक्चुअल पुट टू यूज से मिलता है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन जो है वो इंस्टॉलेशन से नहीं मिलता, एक्चुअल पुट टू यूज से मिलता है। आपको मैंने पहले भी कहा था रेडी टू यूज से नहीं मिलता, पुट टू यूज से मिलता है। तो इंस्टॉल उसने यहां पे की है, नई प्लांट मशीनरी है और वगैरह, उसको पुट टू यूज जो किया वो 1 जनवरी को किया। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बोल दो अगर 1 जनवरी को पुट टू यूज किया तो नॉर्मल डेप्रीसिएशन जो है वो मिलेगा, हाफ मिलेगा, और एडिशनल डेप्रीसिएशन जो है वो भी मिलेगा, हाफ मिलेगा, क्योंकि नई प्लांट मशीनरी है तो नॉर्मल एडिशनल दोनों मिलेंगे। यूज लेस देन 180 डेज है तो हाफ मिलेगा, फुल तो नहीं मिलेगा। देखो कसम से अगर आपने क्वेश्चन पढ़ने का तरीका समझ लिया ना, फिर मैं कह रहा हूं टोटल इनकम वाला क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं मुश्किल नहीं लगेगा। तुम कुछ तो पेपर में करके आओगे, तुम हाथ तो चला के आओगे, मुझे इतना तो श्योर है। फिर अगले देखो उसने क्या बोला। फिर वो कह रहा है डेप्रीसिएशन, ध्यान से पढ़ना, कह रहा है डेप्रीसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रीसिएशन ऑन दिस अमाउंट ऑफ 65 लाख इज इंक्लूडेड इन द डेप्रीसिएशन डेबिटेड टू P&L अकाउंट विच हैज बीन कंप्यूटेड एज पर इनकम टैक्स रूल्स 1962। ओ भाई साहब जी, इसने तो खतरनाक काम कर दिया। कह रहा है जो 65 लाख का डेप्रीसिएशन है ना वो ऑलरेडी जो इन्होंने डेप्रीसिएशन ये वाला है इसमें इंक्लूडेड है, और ये जो डेप्रीसिएशन है ये एज पर इनकम टैक्स वाला है, एज पर अकाउंट्स वाला नहीं है। हमें को सारे बच्चे बोल देना अब अगर ये डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स वाला है और इन्होंने माइनस किया हुआ है तो क्या अब हमें कुछ करना है? अब हमें कुछ भी नहीं करना। तो जो इसको हमने अभी ऐड किया था ना, अब ऐड से काट दो। अब हमें ऐड नहीं करना क्योंकि वो इनकम टैक्स वाला ही है, उन्होंने माइनस किया हुआ है। इसका मतलब अब 15,40,000 रुपए का हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे।
मैं दोबारा बोलूंगा, इस 15,40,000 रुपए का हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है उसने क्या बोला, वो इनकम टैक्स वाला ही है। अब वो लाइन दोबारा पढ़ो, उसने क्या बोला, वो कह रहा है कि दिस अमाउंट जो है 65 लाख इज इंक्लूडेड इन द डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। अब बताओ डेबिट हमने कौन सा किया हुआ है, डेबिट हमने ये वाला किया हुआ है। अब अगर डेबिट हमने ये वाला किया हुआ है तो वो कह रहा है ये जो डेप्रिसिएशन है ना, इसमें उसका डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो सब कुछ इंक्लूड है। और ये जो हमने निकाला ये एज पर इनकम टैक्स निकाला है। तो अगर एज पर इनकम टैक्स निकाला, जब तक हमने ये लाइन नहीं पढ़ी थी तो हमें लगा था वो एज पर अकाउंट्स वाला है, तो हमें लगा था वो एज पर अकाउंट्स वाला है, तो हमने वो ऐड कर दिया था। ये लाइन पढ़ने के बाद पता लगा कि वो इनकम टैक्स वाला है। अगर वो इनकम टैक्स वाला है, उन्होंने माइनस किया है, हमें भी माइनस करना है, तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो अगर आपने ऐड किया था उसको वहां से हटा दो, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। सर बट इनकम टैक्स का तो क्या कह रहे हो, इनकम टैक्स का तो कहां पे, इनकम टैक्स का तो इनकम टैक्स का तो 11,37,500। क्या कह रहे हो, सब कुछ इंक्लूड है भाई। मैं एक बात मेरे को बताओ यार, वो ये बात कहना चाह रहा है कि इस डेप्रिसिएशन में सब कुछ इंक्लूड है, जो आपने 65 लाख पे निकालना है ना, वो उसने बोला नहीं, उसने क्या बोला है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन दिस अमाउंट ऑफ 65 लाख इज इंक्लूडेड इन द डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट विच हैज बीन कंप्यूटेड एज पर इनकम टैक्स रूल्स। यार एक बात मेरे को बताओ, तुम्हारा डेप्रिसिएशन क्या आ रहा है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, तुम्हारा डेप्रिसिएशन क्या आ रहा है। मैं एक बात क्वेश्चन पूछता हूं, क्या वो अब मैटर करता है? मेरे को एक बात का आंसर दो, तुम्हारा डेप्रिसिएशन जो है अब वो क्या निकल के आ रहा है, तो क्या वो अब मैटर करता है? एक बात मेरे को बताना। अब बच्चा कह रहा है सर गाबा सर 65 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो 10% निकलेगा, 6.5 लाख आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर सर 65 लाख का 7.5% जो है तो यहां पे आएगा 487,500, फिर यहां पे 6.5 लाख हो गया, तो सर 11,37,500 आ रहा है। अब 11,37,500 आ रहा है गाबा सर, ये तो 15,40 है। तो उसने क्या, लाइन तो पूरी पढ़ लो, लाइन तो पूरी पढ़ लो। क्या वो ये कह रहे हैं कि ये जो डेप्रिसिएशन है क्या वो सिर्फ इसी का है? मेरे को ये बता दो, क्या वो ये कह रहे हैं कि ये जो डेप्रिसिएशन है क्या वो इसी का है? लाइन, उसने लाइन पूरी पढ़ो, क्या कह रहा है, कह रहा है जो इस 65 लाख का डेप्रिसिएशन है इज इंक्लूडेड इन द डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट विच हैज बीन कंप्यूटेड एज पर इनकम टैक्स रूल्स 1962। भाई ये डेप्रिसिएशन जो है वो हमने एज पर इनकम टैक्स निकाला है और इसमें उस 65 लाख का डेप्रिसिएशन भी है, तो क्या पता इसके अलावा कोई और एसेट हो उसका डेप्रिसिएशन हो, बट ये डेप्रिसिएशन जो है वो एज पर इनकम टैक्स है। तो अगर एज पर इनकम टैक्स है तो हमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। वो ये नहीं कह रहा कि वो सारा का सारा इसका है। कहीं तुम कहो सर वो तो 11,37,500 है, ये 15,40,000 पे है, तो बाकी जो है उसको हम ऐड कर देंगे। बात समझ आ रही है ना, बाकी जो है उसको हम ऐड कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात ध्यान देना चाहिए। सर एडिशनल नहीं मिलेगा 115 बीएससी, तो 115 बीएससी है कहां पे भाई? वो नॉर्मल स्कीम लेके बैठा है, एडिशनल तो मिलेगा ना, उसने साफ साफ कहा तो है उसने नॉर्मल स्कीम ली है, तो नॉर्मल एडिशनल दोनों मिलेंगे जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? सारे के सारे बच्चे मुझे फटाफट से आंसर दे दो, बस ये बता दो जी, यस या नो जी। क्या इसको लॉक कर सकता हूं? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ। अब देखो अगला पॉइंट, ये अगला पॉइंट थोड़ा सा खतरनाक पॉइंट है, ये आपके पल्ले नहीं पड़ेगा इतनी जल्दी से, तो इसको एक बार थोड़ा सा बाद में समझेंगे, इसको एक बार थोड़ा सा बाद में समझेंगे, इस पॉइंट को भी छोड़ दो। उसके बाद एडवांस टैक्स पे किया 17.5 लाख रुपए, तो 17.5 लाख रुपए का एडवांस टैक्स है, इसको हम बाद में माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है आयुष ने गुड्स परचेस किए 40 लाख रुपए के फ्रॉम मिस्टर राम। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, उसने 40 लाख रुपए के गुड्स परचेस किए, तो अगर 40 लाख रुपए के गुड्स परचेस किए तो उसने खर्चा कितना किया? 40 लाख का। उसने खर्चा किया 40 लाख का, तो पीएनएल में डेबिट किया होगा 40 लाख रुपए, बट गवर्नमेंट कह रही उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 35 लाख रुपए की है और राम उसका ब्रदर है। अब याद करो, खर्चा होना चाहिए था 35 लाख, खर्चा आपने कर दिया 40 लाख। हमने कल वाली क्लास के अंदर भी ये पॉइंट डिस्कस किया था, सेक्शन 48(2) कि अगर हम अपने रिलेटेड पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट एक्सेसिव है, वो पेमेंट क्या है?
एक्सेसिव है या अनरीजनेबल है, तो जितनी पेमेंट एक्सेसिव है वो हमें एड बैक करनी पड़ेगी। तो 5 लाख रुपए हमें ये भी एड बैक करने पड़ेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो ये 5 लाख रुपए उसमें ऐड कर देना। ये 5 लाख रुपए एक्सेसिव है, एफएमबी 35 लाख है, हमने परचेस किया 40 लाख का, 5 लाख रुपए एडिशनल खर्चा है, उसको ऐड बैक कर दोगे जी। ठीक है, आगे आओ जी। फिर वो कह रहे हैं ही पेड 40,000 एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टेकन ऑन द लाइफ ऑफ हिज मैरिड डॉटर। ठीक है, डॉटर हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। तो भैया बीवी और बच्चे हमेशा अच्छे, तो डॉटर चाहे डिपेंडेंट है या नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस की डिडक्शन जो है वो उसको मिल जाती है, क्योंकि चिल्ड्रन सारे इंक्लूड होते हैं। उसके बाद वगैरह सम एश्योर जो है वो 5 लाख रुपए का है, एंड द पॉलिसी जो लिया वो 1/4/17 को ली है। तो 5 लाख रुपए का 10% 50,000 और 40,000 लेस क्या बनेगा 40,000। इस 40,000 की सेक्शन 80C में क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। इस 40,000 की सेक्शन 80C में क्या मिल जाएगी, डिडक्शन, क्योंकि नॉर्मल स्कीम ली है। आगे देखो, फिर 45,000 पे किए चेक से टूवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग हिमसेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। अब हिमसेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन 45,000 रुपए का प्रीमियम पे किया, सीनियर सिटीजन नहीं है, तो भाई 25,000 की डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80D के अंदर। 25,000 की डिडक्शन मिलेगी 80C के अंदर। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? अब अगले पॉइंट पर आओ जी। फिर आगे देखो रही वगैरह 1 जुलाई 24 को मिस्टर आयुष ने विड्रॉ किए 1.5 करोड़ रुपए कैश। भाई साहब 1.5 करोड़ रुपए कैश विड्रॉ किया फ्रॉम 3 करंट अकाउंट मेंटेन बाय हिम विद एसबीआई। देयर आर नो अदर विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर, ही रेगुलरली फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम। याद करो एक सेक्शन, मेरे बच्चे याद करो, सेक्शन नंबर 194N। सेक्शन नंबर 194N, हेलो भाई साहब, ओए सेक्शन नंबर 194N। अब अगर सेक्शन नंबर 194N है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, उसमें 1 करोड़ तक के विड्रॉल पे टीडीएस नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर के विड्रॉल पे टीडीएस है, बट पूरी वैल्यू पे नहीं, जितना 1 करोड़ से ऊपर है। तो 1 करोड़ से ऊपर कितना है 50 लाख, तो 50 लाख रुपए के ऊपर यहां पे टीडीएस कटेगा जी। और 3 करंट अकाउंट है, तीनों को एग्रीगेट करेंगे, एग्रीगेट वैल्यू 1.5 करोड़ की है, 1 करोड़ से ऊपर है, जितना 1 करोड़ से ऊपर है 50 लाख रुपए के ऊपर टीडीएस कटेगा। बस ये पर ध्यान दो। सर बाय चेक है ना, क्या हो गया तुम्हें? बाय चेक है मतलब समझा नहीं। हाँ तो चेक है तो क्या दिक्कत आ रही है? कैश नहीं होना चाहिए ना भाई। 80D में डिडक्शन जो नहीं मिलती वो कैश की नहीं मिलती ना, ये तो चेक है, तो चेक से तो मिलेगी, बट लिमिट ही 25,000 रुपए की है, तो 25 की मिलेगी ना, 45 की क्यों मिलेगी यार? सीनियर सिटीजन वाले केस में 50,000 की लिमिट है, नॉर्मल केस में 45,000 रुपए की लिमिट है, सॉरी 25,000 रुपए की लिमिट है, उसने दिया 45,000, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? 25,000 रुपए की मिलेगी। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बस ये हमारा पूरा क्वेश्चन यहां तक हो गया, एक पॉइंट बस हमारा बैलेंस बचा है। बताओ इस पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे झूठ मत बोलना, आप अपने अंदर थोड़ा सा फर्क देख पा रहे हैं? आज हमारा 15वां लेक्चर है, 16वां लेक्चर है, तो 15 लेक्चर पहले आप क्या थे और 15 लेक्चर के बाद, मैं ये नहीं कह रहा 100%, मैं कह रहा हूं 10% भी अगर तुम्हारे अंदर चेंज आ गया तो मतलब तुम्हारे अंदर क्वेश्चन करने की हिम्मत आ गई। जो पहले अंदर हिम्मत नहीं होती थी, कम से कम हिम्मत तो आ गई कि अगर मान लो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन आएगा या कोई अलग से क्वेश्चन आएगा, उसको हम अटेम्प्ट तो कर सकते हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही ना? अब सुनो ध्यान से, अब एक बार सारे बच्चे यहां पे आ जाओ जी। अब एक पॉइंट हमारा बैलेंस बचा है, वो बैलेंस बचा है पॉइंट नंबर 2 जी। अब ये पॉइंट नंबर 2 हमारा बैलेंस बचा है, अब ये पॉइंट नंबर 2 हमारा बैलेंस बचा है। सर पॉइंट नंबर 4 समझा दो मेरे बच्चे। उसने बिजनेस की एसेट परचेस की है, बिजनेस की एसेट परचेस की है 40 लाख की, ठीक है, और वहां पर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है 35 लाख रुपए है। तो 5 लाख रुपए आपने ज्यादा पेमेंट की है, तो 5 लाख रुपए आपने ज्यादा पेमेंट की है, वो 5 लाख रुपए डिस अलाउड हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो, वो 5 लाख रुपए जो है वो डिस अलाउड हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। एक बच्चा कह रहा है 7 पॉइंट दोबारा, सर 1 करोड़ तक के विड्रॉल पे टीडीएस नहीं कटता, 1 करोड़ से ऊपर का विड्रॉल है उस पे टीडीएस कटता है। 1.5 करोड़ का विड्रॉल है तो 1.5 करोड़ का विड्रॉल है तो 1.5 करोड़ के ऊपर टीडीएस कटेगा, पूरी वैल्यू पर नहीं, जितना 1 करोड़ से ऊपर है। कितना ऊपर है? 50 लाख, उस पे हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। बट टीडीएस का ट्रीटमेंट क्या होगा? जब फाइनल टैक्स निकलेगा उसमें से टीडीएस माइनस करेंगे, फिर हमारा बैलेंस टैक्स आएगा। बस ये पर ध्यान दो, तो उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे बाद में।
अब एक बार सारे बच्चे यहां पे आ जाओ जी, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है, रेगुलर बैच वाले बच्चों को पता नहीं याद होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो टेंशन मत लें, मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा, नहीं याद आएगा मैं बिल्कुल इसको सिंपल भाषा में लेकर चलूंगा, अगर तुम भूल भी चुके हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पॉइंट मैं तुम्हें समझा दूंगा। अब एक बार ना बस ये पॉइंट पढ़ लो, ये पॉइंट क्या कह रहा है, वो कह रहा है मिस्टर आयुष टुक ए लोन फ्रॉम एसबीआई 50 लाख रुपए ऑन 1 सितंबर 24। 1 सितंबर 24 को उसने लोन लिया 50 लाख का, ठीक है, 10.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टू परचेज सच प्लांट एंड मशीनरी, उस प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए उसने लोन लिया। टोटल इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च हैज बीन पेड ऑन 31 मार्च 2025 एंड द सेम हैज बीन डेबिटेड टू P&L अकाउंट। अब बहुत ध्यान सुनना चाहिए, अब बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं सिर्फ ये पॉइंट पढ़ता हूं, अगर मैं सिर्फ ये पॉइंट पढ़ता हूं तो याद करो एक सेक्शन 36 था जी, एक सेक्शन 36 था, और आई थिंक सेक्शन 36 का क्लोज नंबर 3 था, जिसके अंदर मैंने कहा था कि अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई लोन लिया या बिजनेस की एसेट परचेज करने के लिए कोई लोन लिया, तो उस लोन पे जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे ना, उसकी तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 36, वो डिडक्शन तुम्हें अलाउड हो जाएगी जी, वो डिडक्शन तुम्हें अलाउड हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट को पढ़ता हूं तो जितना मैंने इंटरेस्ट पे किया उस इंटरेस्ट को हम P&L में डेबिट करेंगे, क्योंकि लोन हमारे बिजनेस की एसेट के लिए है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन्होंने क्या बोला जी, वो इंटरेस्ट डेबिट कर दिया, वो इंटरेस्ट डेबिट कर दिया, बट एक सेक्शन नहीं 37 नहीं, सेक्शन 36 का क्लोज नंबर 3 है, सेक्शन 36 का क्लोज नंबर 3 है, बट एक सेक्शन 43(1) भी है, एक सेक्शन 43(1) है एक्चुअल कॉस्ट का, एक सेक्शन 43(1) है एक्चुअल कॉस्ट का। वो ये बात कहता है अगर आपने लोन लिया एसेट के लिए, मान लो फॉर एग्जांपल प्लांट मशीनरी के लिए आपने लोन लिया, और कौन सी प्लांट मशीनरी के लिए लोन लिया, ये जो ऊपर प्लांट मशीनरी आपने 65 लाख की परचेज की है उसके लिए आपने लोन लिया है। तो वो कह रहा है अगर आपने प्लांट मशीनरी के लिए लोन लिया, उस लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो जहां से आपने लोन लिया और जब उस एसेट को आपने पुट टू यूज किया, मतलब जहां पर आपने पुट टू यूज किया, जब आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया, फिर तो वो एसेट तुम्हारे बिजनेस की बन गई, और जब तक आपने उसको यूज नहीं किया था तो वहां तक का इंटरेस्ट आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा उस प्लांट मशीनरी की कॉस्ट में। मैं दोबारा बोलूंगा, वहां तक का इंटरेस्ट आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा उस प्लांट मशीनरी की कॉस्ट में, मतलब वो इंटरेस्ट जो है वो प्लांट मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। और अगर वो इंटरेस्ट प्लांट मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, मतलब उस इंटरेस्ट पे तुम क्लेम करोगे डेप्रिसिएशन। और हां, जब वो एसेट पुट टू यूज हो जाएगी, उसके बाद का जो इंटरेस्ट है तुम P&L में डेबिट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। उसके बाद का क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, सर क्रक्स बताया करो गाबा सर, आप ना देखो हमें पता है, आपको पता तो है, क्रक्स बताया करो, आप हमें क्रक्स की बात किया करो। मेरे बच्चे, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, जहां तक वो एसेट यूज नहीं हुई थी वहां तक का इंटरेस्ट तुम्हें कैपिटलाइज करना है, और जहां पर वो एसेट पुट टू यूज हो गई थी उसके बाद का इंटरेस्ट गवर्नमेंट कह रही एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम तुम्हें अलाउड कर देंगे। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, लोन लिया 50 लाख का, 1 सितंबर को लिया, अच्छा 1 सितंबर को लोन लिया, इसको पुट टू यूज कब किया, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को पुट टू यूज किया और सितंबर में लोन लिया, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 महीने का इंटरेस्ट हम करेंगे कैपिटलाइज। फिर 1 जनवरी को पुट टू यूज हो गया, तो जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट जो है वो हम क्या करेंगे, वो P&L में डेबिट करेंगे। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अभी इन्होंने कितना इंटरेस्ट बताओ P&L में डेबिट किया हुआ है, सारे बच्चे मेरे को बता दो, अभी इन्होंने कितना इंटरेस्ट P&L में डेबिट किया हुआ है, सारे बच्चे बताओ, अभी इन्होंने कितना इंटरेस्ट P&L में डेबिट किया हुआ है, बताओ, अभी इन्होंने कितना इंटरेस्ट P&L में डेबिट किया हुआ है, सारा डेबिट किया हुआ है, इन्होंने सारा का सारा इंटरेस्ट डेबिट किया हुआ है। वो पॉइंट क्या कह रहा है, आपने 1 सितंबर में लोन लिया, 10.5% का इंटरेस्ट पे करना है, और आपने जितना भी इंटरेस्ट है 31 मार्च तक का, वो सारा का सारा आपने डेबिट कर रखा है। आपका जितना भी इंटरेस्ट है वो सारा का सारा आपने क्या कर रखा है, इंटरेस्ट आपने डेबिट कर रखा है।
तो अभी तो सारा इंटरेस्ट इन्होंने डेबिट कर रखा है। अच्छा, सारा इंटरेस्ट डेबिट कर रखा है, बट क्या सारा इंटरेस्ट डेबिट होना चाहिए? नहीं, 3 महीने का डेबिट होना चाहिए, 4 महीने का नहीं होना चाहिए। तो सारे के सारे बच्चे एक बार 4 महीने का इंटरेस्ट निकालना चाहिए। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, कोई घर की बेल बजी है, 1 मिनट के अंदर आ रहा हूं। आप 4 महीने का इंटरेस्ट निकालो, कितना आएगा, और 4 महीने का कितना इंटरेस्ट निकल के आ रहा है जो डेबिट नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बताओ फटाफट से। 4 महीने का जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, कितना इंटरेस्ट आ रहा है जी? 1,75,000 का आ रहा है जी। अब 1,75,000 का कैसे आ रहा है सर? 50 लाख रुपए का 10.5% अगर मैं निकालूंगा 4/12, तो 1,75,000 का इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अब ये 1,75,000 का जो इंटरेस्ट है, इन्होंने क्या किया हुआ है? पीएनएल में डेबिट किया हुआ है। इन्होंने क्या किया हुआ है? पीएनएल में डेबिट। क्या ये पीएनएल में डेबिट होना चाहिए? सारे बच्चे बोल दो, क्या ये पीएनएल में डेबिट होना चाहिए? क्या ये इंटरेस्ट पीएनएल में डेबिट होना चाहिए? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, क्या ये इंटरेस्ट पीएनएल में डेबिट होना चाहिए? हाँ या ना बताओ बस। नहीं होना चाहिए, बट इन्होंने डेबिट किया हुआ है। इन्होंने डेबिट किया हुआ है। अब याद करो वो गाना, याद करो वो गाना, वो सारे के सारे खर्चे ऐड कर देंगे जो डेबिट किए हुए थे वो डेबिट नहीं होने, जो डेबिट किए हुए थे वो डेबिट नहीं होने चाहिए, जो डेबिट किए हुए थे वो डेबिट नहीं होने चाहिए। तो वो सारे के सारे खर्चे ऐड कर दोगे। अब पहले आप क्या करोगे? पहले 175 का इंटरेस्ट ऐड करोगे। पहले क्या करोगे? 175 का इंटरेस्ट आप ऐड करोगे, तो जो भी तुम एडलेस अभी कर रहे हो उसमें 1,75,000 का इंटरेस्ट तुम ऐड बैक कर दोगे, क्योंकि इन्होंने डेबिट किया हुआ था, हमें डेबिट नहीं करना। अच्छा, इन्होंने 3 महीने का इंटरेस्ट और डेबिट किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने डेबिट किया हुआ है पूरे 7 महीने का। क्या वो 3 महीने का इंटरेस्ट डेबिट होना चाहिए? यस, वो डेबिट ही रहेगा, उसका कुछ भी नहीं होगा। अच्छा अब एक बात बताओ, मेरा पूरी भाई 4 और 3, अबे मेरे नालायक बच्चे, सितंबर से लेके जनवरी जब तक पुट्टू यूज हुआ ये 4 महीने हो गए, फिर जनवरी से मार्च ये 3 महीने हो गए, तो सितंबर से दिसंबर तक 4 महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जहां तक पुट्टू यूज नहीं किया 4 महीने, फिर पुट्टू यूज के बाद के 3 महीने। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपने 175 ऐड कर दिया। अच्छा 175 ऐड कर दिया, अब इस 175 को हमें क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। बताओ क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। ये क्या बनेगा? उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अच्छा अगर उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा तो आपको नहीं लग रहा 175 पर डेप्रिसिएशन मिलेगा? सारे बच्चे बोल दो, क्या आपको नहीं लग रहा 175 पर डेप्रिसिएशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब अगर 175 पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, अब नॉर्मल एडिशनल दोनों मिलेगा। अब इसमें निकाल दो। बच्चा कह रहा गाबे, ओए गाबे 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 गाबे, हेलो गाबे, बट वो डेप्रिसिएशन तो इसने ऊपर माइनस कर दिया ना। ना 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 ना, इस डेप्रिसिएशन में ये 175 का डेप्रिसिएशन नहीं है। उसने क्लियरली बोला कि उसके अंदर इसका डेप्रिसिएशन है। 175 की तो वहां बात ही नहीं हो रही, 175 की तो उसने बात ही नीचे की है। तो 175 तो अभी निकल के आया है, तो 175 पर अब मिलेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि अब एक तरह की ये प्लांट मशीनरी है। तो अब निकाल लो 175 पर अगर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है तो सारे के सारे बच्चे मेरे को निकाल के बताएं जी। 179 पे जो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 175 पे सॉरी जी, तो 175 पे अगर मेरे को डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो कितना निकल के आएगा जी? कितना निकल के आएगा? 175 पे डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकालते हैं जी, तो 1,75,000 का पहले तो 7.5%, तो 175 का डेप्रिसिएशन जो है वो 7.5%, 13,125 रुपए। फिर 175 का 10%, क्योंकि एडिशनल जो मिलेगा वो हाफ मिलेगा, तो 17,500, 17,500, तो इनको जोड़ दोगे तो टोटल मिला के जो है वो 30,625 रुपए का डेप्रिसिएशन आएगा जी। 30,625 रुपए का डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है जी?
हाँ 1,75,000 तो डिसलाउड है, वो तो डिसलाउड मैंने कर दिया भाई, वो खर्चा डिसलाउड है ना, वो डिसलाउड कर दिया। बट उस 1,75 पे डेप्रीसिएशन तो दोगे ना भाई। 1,75 वो डिसअलाउड क्यों है? क्योंकि वो रिवेन्यू खर्चा नहीं है, वो कैपिटल है, और कैपिटल पर क्या मिलता है? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन तो माइनस करोगे ना, तो वही मैंने निकाल दिया डेप्रीसिएशन कि 17,513,125 जो है 30,625 रुपए का डेप्रीसिएशन माइनस करोगे। सर बस सर, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जीरो क्या हुआ? जीरो समझ में आया? जीरो समझ में आया? जीरो। एक बार दोबारा समझा देता हूं जी, अब एक बार दोबारा समझा देता हूं। अब सारे बच्चे लास्ट टाइम समझ लो, इसके बाद नहीं समझाऊंगा फिर, ठीक है ना? सारे बच्चे लास्ट टाइम समझ लो, इसके बाद नहीं समझाऊंगा। इसके बाद फिर तुम्हें वीडियो पीछे कर करके सुनना पड़ेगा, ठीक है ना? उसके बाद फिर तुम्हें चाहे स्पीड 5 कर देना, 0.5 करना, जो भी करना, बट पीछे कर करके सुनना पड़ेगा। अच्छी मैं पूरी क्लास से एक बात कह रहा हूं, यहां तक एक बात बताओ, ये जो डेप्रीसिएशन ऊपर दिया है, ये इन्होंने एज पर इनकम टैक्स वाला दिया है, तो एज पर इनकम टैक्स वाला है, इन्होंने माइनस किया, हम कुछ भी नहीं करेंगे। उसने 65 लाख की मशीन ली, 65 लाख पे डेप्रीसिएशन हमने नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? उसने बोला जो ऊपर डेप्रीसिएशन है उसमें वो डेप्रीसिएशन जो है वो इंक्लूडेड है, तो तुम्हें अलग से नहीं निकालना। फिर ये पॉइंट आया। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को एक बार दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते हैं। पॉइंट कह रहा क्या? ये पॉइंट ये बात कह रहा है कि भाई साहब जो आपने ऊपर मशीन ली है ना, जो तुमने ऊपर मशीन ली है, जो तुमने ऊपर मशीन ली है बिजनेस के लिए, उसके लिए तुमने लोन लिया है। उसके लिए तुमने क्या लिया है? लोन लिया है। मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूं, इधर देखो ध्यान से। आपने मशीन ली है 1 अक्टूबर को, 65 लाख रुपए की आपने मशीन ली, 65 लाख की मशीन ली। अच्छा, इसको आपने पुट टू यूज किया 1 जनवरी को, 1 जनवरी 25 को आपने पुट टू यूज किया। वो कह रहा है इस 65 लाख की मशीन को लेने के लिए आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया, 50 लाख रुपए का लोन लिया, और इस लोन पे आपने इंटरेस्ट पे किया 10.5%। और ये जो लोन लिया वो आपने लोन लिया 1 सितंबर को। उसने बोला 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट था उसको आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया, पीएनएल में डेबिट कर दिया। अच्छा, पीएनएल में कौन से खर्चे डेबिट होते हैं? जिनको हम रिवेन्यू मानते हैं, जिनको हम क्या मानते हैं? रिवेन्यू मानते हैं। अब एक सेक्शन 36 हमने पढ़ा था, सेक्शन 36 ने हमें बताया था कि भाई साहब अगर आप कोई बिजनेस के लिए लोन लेते हो या कैपिटल एसेट परचेज करने के लिए कोई लोन ले रहे हो, उस कैपिटल एसेट की परचेज पे जो लोन लिया, उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करोगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना अलाउड हो जाएगा सेक्शन 36 में। तो ये 7 महीने का इंटरेस्ट, 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट उसने बोला कि आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया। तो बच्चे को लगा अच्छी बात है, डेबिट हो गया, अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, गवर्नमेंट ये बात कह रही है जिस मशीन के लिए आपने लोन लिया ना, इसके लिए आपने लोन लिया, अब जब उस मशीन को पुट टू यूज किया 1 जनवरी को, तो यहां तक का इंटरेस्ट जो है, यहां तक का इंटरेस्ट, उसको रिवेन्यू खर्चा नहीं मानते। मतलब हम रिवेन्यू खर्चा इंटरेस्ट को तब मानते हैं जब तुम्हारी मशीन पुट टू यूज हो गई, जब तुम्हारी मशीन बिजनेस में यूज होना स्टार्ट हो गई, तभी तो वो खर्चा रिवेन्यू खर्चा हुआ। जब तक तुम्हारी मशीन पुट टू यूज ही नहीं हुई तो भाई वो मशीन तो पड़ी हुई है, वो मशीन तो फिक्स है, उस मशीन को तो बिजनेस में यूज ही नहीं किया, तो उतने हिस्से का इंटरेस्ट तुम्हारा रिवेन्यू खर्चा कैसे हुआ? मैं दोबारा बोलता हूं जी, उतने हिस्से का इंटरेस्ट तुम्हारा रिवेन्यू खर्चा कैसे हुआ? भाई तुमने मशीन खरीदी, उस मशीनरी को 1 जनवरी में तुमने यूज करना स्टार्ट किया, तो भाई 1 जनवरी को तो 31 दिसंबर तक का जो इंटरेस्ट है वो कोई बिजनेस खर्चा थोड़ा हुआ। बिजनेस खर्चा कब बनेगा? जब तुम उस मशीन को यूज करोगे। यूज तुमने कब से किया? जनवरी में यूज किया, तो जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीनों का इंटरेस्ट तो रिवेन्यू खर्चा समझ में आ रहा है, बट दिसंबर तक का जो तुमने इंटरेस्ट पे किया वो तुम्हारा रिवेन्यू खर्चा कैसे है? माना तुमने मशीन के लिए लिया, बट मशीन तुमने जनवरी से यूज करनी स्टार्ट की है, तो साहब दिसंबर तक का इंटरेस्ट जो है ना वो तुम्हारा कैपिटल खर्चा है।
तो उस इंटरेस्ट को तुम्हें मशीन में कैपिटलाइज करना पड़ेगा। चलो री, अब मुद्दा क्या निकल कर आया, हम तो 7 महीने का डेबिट कर चुके थे जी, हम तो 7 महीने का इंटरेस्ट डेबिट कर चुके थे। अब 7 महीने का हमने इंटरेस्ट डेबिट कर दिया था, किस लिए डेबिट कर दिया था, हमने रिवेन्यू खर्चा मान के डेबिट कर दिया था। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अभी 7 महीने के 2 टुकड़े करो, यहां से सितंबर है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का इंटरेस्ट अलग करो, 3 महीने का इंटरेस्ट अलग करो। तो फिर हमने क्या किया, 50 लाख का 10.5% इंटरेस्ट 4/12, तो 1,75,000 रुपए का इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जो 1,75,000 रुपए का इंटरेस्ट निकल के आ गया, क्या ये तुमने डेबिट कर रखा है, डेबिट कर रखा है। क्यों डेबिट कर रखा है, तुमने इसको रिवेन्यू खर्चा मान लिया था, बट क्या ये रिवेन्यू खर्चा है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मशीन पुट टू यूज ही नहीं हुई। जब मशीन पुट टू यूज ही नहीं हुई तो ये रिवेन्यू खर्चा कैसे बन गया, बट उसने इसको डेबिट कर रखा है, उसने बोला ना अपने सारा इंटरेस्ट डेबिट कर रखा है, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ये रिवेन्यू खर्चा नहीं है, जनवरी के बाद का इंटरेस्ट रिवेन्यू खर्चा है, क्योंकि मशीन तुम्हारी पुट टू यूज हो गई है, बट ये इंटरेस्ट रिवेन्यू खर्चा नहीं है, ये इंटरेस्ट कैपिटल खर्चा है। तो भाई कैपिटल खर्चा है तो भाई इसको ऐड करो, क्योंकि उसने डेबिट, ऐड करो। अच्छा, अब ऐड कर दिया सारा, बट कैपिटल खर्चे पर हमें क्या मिलता है, डेप्रीसिएशन। बोलो क्या मिलता है, डेप्रीसिएशन। तो हमें डेप्रीसिएशन तो देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये मान लो कि 1,75,000 रुपए की ये मशीन ही है, क्योंकि ये मशीन की कॉस्ट का पार्ट है ना, ये मशीन की कॉस्ट में ऐड होगी, तो ये मशीन ही है। अब इस 175 पर क्या दोगे, डेप्रीसिएशन। कैसे दोगे, जैसे उस मशीन पे देते, मशीन यूज हुई है 1 जनवरी से, तो जनवरी से यूज हुई है तो लेस देन 180 डेज यूज हुई है, तो डेप्रीसिएशन जो मिलेगा 175 पे हाफ मिलेगा। तो नॉर्मल का 7.5% और एडिशनल आपका एडिशनल हाफ कितना हो गया, 10% हो गया। तो 175 का 10% निकाल लो और 175 का 7.5% निकाल लो, आप इन दोनों को जोड़ लो, ये तुम्हारा डेप्रीसिएशन है, इसको तुम माइनस कर दोगे जी, इसको तुम माइनस कर दोगे, ठीक है जी, इसको तुम माइनस कर दोगे। देखो अगर अब समझ में नहीं आया ना भाई, मेरे पास तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं है। रेगुलर बैच आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए था, नहीं याद है, मैंने फिर पूरी कोशिश की आपको समझाने की, उम्मीद करूंगा आपको मेरी बातें समझ में आती हैं जी, ठीक है जी। हमें दोनों मेंशन करने पड़ेंगे जी, हमें दोनों मेंशन करने पड़ेंगे जी, ठीक है। चलो अब मैं इसको लॉक करने जा रहा हूं जी, ठीक है, अब मैं इसको लॉक करने जा रहा हूं। अब एक बार सर 4th पॉइंट, भाई 4th पॉइंट में इनएडिक्वेट कंसीडरेशन कहां है भाई, परचेज की बात हो रही है, सेल की बात नहीं हो रही नालायक बच्चे, वो अदर सोर्स में सेल की उसकी बात होती है। अगर आपने इनएडिक्वेट कंसीडरेशन की बात, यहां पे 35 लाख वाला सामान मैंने 40 लाख में खरीदा है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है, 35 लाख वाला सामान आपने 30 लाख में बेचा है, यहां तो बल्कि ज्यादा प्राइस पर बेचा है, तो कहां अदर सोर्स की इनकम निकल के आ रही है, नालायक भाई। अगर अगर एफएमबी 42 लाख होती ना, सुनो मेरी बात है, अदर सोर्स का पॉइंट तब आता है जब आपका जो एफएमबी है वो ज्यादा है, सेल प्राइस कम है। आप समझ नहीं रहे बात को, अदर सोर्स कब लगता है, अगर तुम्हारी एफएमबी ज्यादा हो और तुमने कम प्राइस पर बेचा हो। यहां तुम्हारी एफएमबी कम है, यहां तुम्हारी एफएमबी कम है, बात मेरी समझ में आ रही है कुछ। प्रोविजन तुम खुद मिक्स कर रहे हो, प्रोविजन कोई मिक्स नहीं हो रहे, तुम बीच में उंगलियां कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे प्रोविजन मिक्स हो रहे हैं, तुम बिना बात के अदर सोर्स बीच में घसीट रहे हो। अदर सोर्स किसी और बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन भी नहीं थी, उसके दिमाग में भी कंफ्यूजन पैदा कर दी, हाँ भाई अदर सोर्स क्यों नहीं आया। अदर सोर्स कब आता है, जब एफएमबी ज्यादा होती है, सेल प्राइस कम होता है। यहां पे एफएमबी कम है, अदर सोर्स की इनकम कैसे आएगी, यहां तक क्लियर है। अब मैं कोई बताओ, पहले तो पीजीपी की इनकम कितनी आ रही है भाई साहब। अब पीजीपी की इनकम 1 मिनट को कैलकुलेट करने दो, तो 82,45,000 थी, तो अगर 82,45,000 रुपये यहाँ पे पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है, तो इसमें से 1,75,000 रुपये का इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे जोड़ा, फिर 5 लाख रुपए वो एसेट वाला जोड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 15,000 रुपये का मैंने 15,550 का रिफंड माइनस किया, 15 लाख रुपए की डिविडेंड की इनकम मैंने माइनस की, 10 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मैंने माइनस किया, और 30,625 रुपए का डेप्रीसिएशन माइनस किया, तो 63,73,000
63,825 रुपए आ रहे हैं जी। ठीक है ना, 63,73,825 रुपए आ रहा है। तो मेरी पीजीपी की इनकम जो आ रही है वो आ रही है 63,73,825 रुपए की, ये इनकम निकल के आ रही है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ये मेरी पीजीपी की इनकम आ रही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, अब सैलरी इस क्वेश्चन में है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में है नहीं, पीजीपी यहां पे निकल गया। अब बात करते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हमें यहाँ पे 10 लाख रुपए दिया हुआ है जी, 10 लाख रुपए का ये मेरा कैपिटल गेन निकल के आ रहा है। 10 लाख रुपए का ये कैपिटल गेन था ना यहाँ पे शेयर्स वाले केस में, 10 लाख का। फिर कैपिटल गेन आ गया। अब अदर सोर्स की बात करो जी। अदर सोर्स में एक तो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा 4550 का। उसके बाद फिर 15 लाख रुपए डिविडेंड की इनकम आएगी, तो ये आ गया 15,04,550 रुपए। ये मेरी अदर सोर्स की इनकम आ रही है, ये मेरी अदर सोर्स की इनकम आ रही है। तो इसमें 10 लाख, फिर यहां पे 15,04,550, तो मेरी ग्रोस टोटल इनकम आ रही है 88,78,375। ये मेरी ग्रोस टोटल इनकम आ रही है। ठीक है जी सर, अदर सोर्स का क्या पॉइंट है? अदर सोर्स का कोई पॉइंट नहीं है भाई। अदर सोर्स में ये दो पॉइंट तो हैं, एक तो ये इंटरेस्ट है ये वाला, और एक डिविडेंड है, बस यही दोनों अदर सोर्स वाला पॉइंट है जी। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो यहां तक क्लियर है। अब ये मेरी ग्रोस टोटल इनकम आ गई। अब इसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन। अब बताओ डिडक्शन में क्या क्या आ रहा है जी? तो डिडक्शन में एक तो मेरा इनकम निकल के आ रही है, यहां पे उसने 40,000 रुपए बोला था जी, ये LIC वाला, तो एक तो ये 40,000 रुपए 80C आ गया, फिर 25,000 रुपए 80D आ गया। तो 40,000 रुपए 80C आ गया, 25,000 रुपए 80D आ गया, और तो कुछ है नहीं, वो तो TDS वाला पॉइंट है, वो तो बाद में आएगा। तो इसमें से 40,000 रुपए मेरा 80C आ गया, 25,000 रुपए मेरा 80D आ गया। ठीक है ना, उसके बाद अब इसमें से 65,000 माइनस कर दूंगा, तो मेरी टोटल इनकम जो आ रही है वो आ रही है 88,13,375। ये मेरी टोटल इनकम निकल के आ रही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है जी। अब ये मेरी टोटल इनकम आ रही है, इस पे निकालेंगे टैक्स। अब इस पे टैक्स कैसे निकालेंगे? इसमें सबसे पहले तुम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग कर दो, क्योंकि वो शेयर्स वाला है, और जो ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन्होंने शेयर्स वाला बोला है 1 मई 24 को, तो 23 जुलाई 24 से पहले है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाला 15% टैक्स है। अगर ये 23 जुलाई 24 के बाद होता तो 20% टैक्स था। तो पहले तुम क्या करोगे, पहले 10 लाख के ऊपर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स निकाल दोगे, और बाकी इनकम पे स्लैब रेट लगा दोगे। बाकी इनकम पे क्या लगा दोगे? स्लैब रेट लगा दोगे। तो अब यहाँ पे 88 लाख, इसके अब दो टुकड़े करोगे, यहाँ पे 10 लाख रुपए अलग कर दो, और 78 लाख कितना बचेगा? 78 लाख 13,380, राउंड ऑफ करने के बाद बनेगा 380। 375 है ना, इसको 380 कर देंगे, तो 10 लाख पे तो 15% आ गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाला, तो ये 1.5 लाख रुपए का तो ये टैक्स आ गया जी। ठीक है ना, 1.5 लाख रुपए का ये टैक्स आ गया। उसके बाद इस पे लगा दो स्लैब रेट, तो 78,13,380 में से माइनस कर देंगे 10 लाख, क्योंकि नॉर्मल स्कीम है ना, नॉर्मल स्कीम है, 10 लाख माइनस कर दो। बैलेंस इनकम पे लगा दो 30%, प्लस में 1,12,500, तो ये बनेगा 21,56,514 रुपए। 21,56,514 रुपए ये मेरा बनेगा। इसमें तुम 1.5 लाख रुपए जोड़ दोगे, तो टोटल टैक्स जो मेरा बनेगा वो बनेगा 23,06,514 रुपए। डन आ रहा है आपका जी? 23,06,514 रुपए ये मेरा बनेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे इनकम 50 लाख से ऊपर है, क्या सरचार्ज लगेगा? इनकम 50 लाख से ऊपर है, क्या सरचार्ज लगेगा? तो 10% इसमें सरचार्ज भी एप्लीकेबल करोगे। अब अगर 10% यहां पे सरचार्ज एप्लीकेबल करूंगा, तो ये हो गया 25,37,165 रुपए। तो 25,37,165 रुपए निकल के आ गया। अब इसमें 4% अपने यहां पे सेस जोड़ दोगे जी। अब अगर मैं 4% यहां पे सेस एप्लीकेबल करूंगा, तो ये बनेगा 26 लाख। कितना बनेगा यहां पे जी? यहां पर बनेगा 26,38,652 रुपए जी।
26,38,652 ये मेरा पॉइंट यहां पे निकल के आएगा। डन। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे आंसर दो। उसको ये बताओ उसने एडवांस टैक्स कितना पे किया था जी। उसने यहां पे कुछ बोला था एडवांस टैक्स के बारे में, ये रहा 17.5 लाख रुपए उसने एडवांस टैक्स पे किया था। तो 17.5 लाख रुपए इसमें से एडवांस टैक्स माइनस कर दो जी, ये माइनस कर दिया। अच्छा फिर टीडीएस की बात करो। अब 1.5 करोड़ कैश विड्रॉ किया, 1 करोड़ पे टीडीएस नहीं है, 50 लाख पे है। कितना टीडीएस कटेगा? 2%। तो 50 लाख पे 2% जो हो गया, तो 50 लाख पे 2% हो गया, 1 लाख रुपए का टीडीएस कटेगा जी। तो इसमें से अब देख लो, 26,38,652 में से 18.5 लाख माइनस कर दूंगा तो 7,88,650 रुपए राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आएगा। भाई साहब क्या क्वेश्चन था यार। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सरचार्ज नहीं लगेगा क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो पहली बात है ही नहीं नालायक, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे लगा तो दिया 10% तो लगा ना सब पे टैक्स पे, पूरे टैक्स पे 10% ही लगेगा जी। सर कल क्लास लोगे क्या? क्यों कल क्या है? कल क्या है भाई? कल बिल्कुल लेंगे, कल क्यों नहीं लेंगे? एएमटी नहीं आएगा? एएमटी बताओ क्यों नहीं आएगा जी? एएमटी कब आता है? अगर 35 एडी की डिडक्शन हो, 10 डबल ए की डिडक्शन हो, वो तो कुछ है ही नहीं, तो एएमटी क्यों निकालेंगे इसके अंदर? एएमटी निकालने वाला तो पॉइंट ही नहीं है। एएमटी हम तब निकालते हैं जब एएमटी वाला पॉइंट यहां पे हो जाए, एएमटी नहीं आएगा। बट एक बात है सर, मैं कसम लगा के कह रहा हूं, ये तुम ये मत समझना कि तुम 15 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो, तुम ये समझना कि तुम पूरा इनकम टैक्स कर रहे हो भाई। अब तुम खुद बताओ, क्या तुम्हारा पूरा पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक तरह से रिवाइज नहीं हो रहा? डिडक्शन रिवाइज हो गया, कैपिटल गेन रिवाइज हो गया, बीच बीच में हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाता है, सेक्शन 10 डबल रिवाइज हो गया, पीजीपी रिवाइज हो रहा है, ठीक है, सैलरी के पॉइंट्स कई बार आते हैं। अब बताओ और क्या चाहते हो तुम? तो उसको तुम क्वेश्चन मानो ही मत ना, तुम ये मानो कि हम तो पूरा इनकम टैक्स रिवाइज कर रहे हैं एक क्वेश्चन में, और ये मत मानो कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। भाई इसी में से वो 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं ना अलग अलग, वो इसी तरह के बनते हैं सारे क्वेश्चन। डन। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब एक बार फटाफट से आओ जी, अब एक बार आ जाओ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और खत्म करेंगे आज हम, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, आ जाओ फटाफट से जी। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाओ, सारे के सारे बच्चे पढ़ना स्टार्ट करो जी। सारे के सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये वाला क्वेश्चन भी हम कोशिश करेंगे अभी के अभी सोल्व करने की, ठीक है ना, अभी के अभी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आ जाओ सारे के। एएमटी इसमें नहीं आएगा जी, एएमटी इसमें नहीं आएगा। चलो आओ जी, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ जी। मिस्टर फराहा, मिस्टर फराहा एज 40 साल की है, इज एन एडवोकेट, टैक्सेशन एडवोकेट है। शी, ओ माय गॉड, शी कीप हर बुक्स ऑन अकाउंट्स ऑन एक्यूरल बेसिस, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो एक्यूरल बेस पे मेंटेन करती है। हर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 इज एज फॉलोज। उसने आपको P&L अकाउंट दे रखा है, उसने आपको P&L अकाउंट दे रखा है। अब अगले पॉइंट पर वो क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जी स्टाफ की सैलरी, रेंट, ये दिस 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 दिस, और यहाँ पे उसने ये क्रेडिट साइड में डिविडेंड दे रखा है, फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रखा है, फिर यहाँ पे वैल्यूएशन आंसर पेपर के लिए जो पैसे मिल रहे हैं वो दे रखा है, रेंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वो दे रखा है, फिर डेबिट साइड में उसने खर्चे दे रखे हैं, परचेज ऑफ कार, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ट्रैवलिंग खर्चे, म्युनिसिपल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे रखा है। अब एक बार देखते हैं अदर इंफॉर्मेशन में क्या है। एक बार अदर इंफॉर्मेशन में देखो जी, अदर इंफॉर्मेशन में देखो मेरे बच्चे। एएमटी सुनो मेरी बात, एएमटी का पॉइंट तब आता है जब आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकलती है, जब आपका 35 एडी की डिडक्शंस हो, 10 डबल ए की हो, इसमें जो तुम्हारी टोटल इनकम है वही तुम्हारी एडजस्टेड टोटल इनकम है, उसका तुम 18.5% निकालोगे, वो तो हमेशा कम ही आएगा, तो एएमटी क्यों ही निकालोगे आप अगर इसमें एएमटी निकालना चाहते हो एएमटी निकाल लो,
जो तुम्हारी टोटल इनकम आई पिछले क्वेश्चन में वही तुम्हारी एडजस्टेड टोटल इनकम आएगी, क्योंकि 35 एडी की डिडक्शन तो है नहीं, 10 डबल की डिडक्शन तो है नहीं, तो वही तुम्हारी एडजस्टेड टोटल इनकम आ रही है। अब उसमें तुम ऐड कर दो, अगर तुम 18.5% निकालोगे तो ऑब्वियस बात है कम ही आएगा जी। अब क्या देखो, अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड 50,000 पेड टू ए टैक्स कंसल्टेंट इन कैश। ओ भाई साहब, अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बोल दो। एएमटी वाला क्वेश्चन अनुराग हमने कल किया था, अगर आपने कल वाली क्लास देखी हो, अगर आपने कल वाली क्लास देखी हो, हमने एएमटी वाला क्वेश्चन कल किया था। सारे बच्चे फटाफट से आओ। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे में 50,000 पे उसने टैक्स कंसल्टेंट को दिए कैश में। अब अपने बोल दो कैश 50,000, 10,000 से ऊपर कैश दोगे तो क्या होगा जी, 10,000 से ऊपर कैश है तो 50,000 यहाँ पे एड बैक कर देंगे। फिर ट्रैवलिंग खर्चे इंक्लूड एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन फॉरेन प्रोफेशनल टूर। तो कोई बात नहीं, प्रोफेशनल टूर वाले खर्चे हैं तो भैया प्रोफेशनल टूर है, उसके लिए कोई अपने फॉरेन ट्रैवल किया तो अलाउड है। पर्सनल ध्यान रखना, पर्सनल होता पर्सनल, अगर पर्सनल टूर होता फॉरेन ट्रैवल वाला खर्चा तो डिसअलाउड होता। ये प्रोफेशनल टूर है तो बिजनेस वाला टूर है, तो बिजनेस के टूर पे अगर तुम प्रोफेशनल खर्चा कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अलाउड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कह रहे हैं मिस्टर फराहा पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हर पेरेंट्स। उसने अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। सीनियर सिटीजन है, नॉट डिपेंडेंट, उस पर वो डिपेंडेंट नहीं है, कोई बात नहीं। ऑनलाइन अमाउंटिंग 47,000 पे, अब 50,000 की लिमिट है, 47,000 तो ये हो गया। फिर शी ऑल्सो पेड 8,500 बाई कैश टूवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर हर सेल्फ और हर स्पाउस। अब तुम सब जानते हो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाले केस में 5,000 रुपए की लिमिट होती है। अब 5,000 रुपए की लिमिट तो वो है, 47,000 रुपए उसको उसके पेरेंट्स के मिल जाएंगे, 5,000 रुपए उसको अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के मिल जाएंगे, तो 47 प्लस में 5, 52,000 रुपए की वो डिडक्शन 80D में क्लेम कर लेगा। भाई 47,000 रुपए तो पेरेंट्स का हो गया, 47 पेरेंट्स हो गया, 50 की लिमिट है, 47 है, लिमिट पूरी यूज हो गई। मेरी लिमिट बची है, उसने बोला प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना है 8500, मेरी लिमिट है 25,000 की, बट 25,000 के मैं लिमिट यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 से ऊपर हो ही नहीं सकता। तो 8,500 है, 5,000 मुझे अलाउड हो जाएंगे, बाकी मुझे अलाउड नहीं होंगे। सर बाकी पेरेंट्स को अलाउड नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों को मिलाकर ही 5,000 रुपए की लिमिट है। भाई दोनों को मिलाकर ही 5,000 रुपए की लिमिट है, तो 47 उनके हो गए, 5 मेरे हो गए, 52,000 रुपए जो है वो अलाउड होगा। भाई तुम 50,000 रुपए गलत कह रहे हो, 52,000 रुपए की लिमिट आएगी, 52,000 रुपए की, 50,000 रुपए की लिमिट कैसे आएगी यार। हाँ अगर ये 8500 रुपए उनके पेरेंट्स के लिए होते तो फिर 47 प्लस में 3 50 कर देता मैं, बट उसने क्या बोला है, ये 8500 रुपए जो हैं उसके हर सेल्फ और स्पाउस के लिए, मतलब उसके और उसके पति के लिए, तो उसके और उसके पति की तो लिमिट अलग है ना। नहीं बात समझ में आ रही, उसकी लिमिट तो अलग ही है, तो 5,000 रुपए उसकी लिमिट हो गई, 47,000 रुपए उनके पेरेंट्स की होगी, 47 5 52,000 रुपए की लिमिट हो गई जी। आगे देखो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इज फॉर द पीरियड 1/10/24 से 30 सितंबर 25। अब एक बात बताओ, पहली बात तो यहां पे उसने बोला रिपेयर मेंटेनेंस जो है उसने जो कार की है 1/10/24 से 30 सितंबर 25 की है। अब सोच के बताओ, जो रिपेयर वाले खर्चे दे रखे हैं ना कार के, ये वाले खर्चे दे रखे हैं कार के, तो वो कह रहा है 1 सितंबर 24 से 30 सितंबर 25 के हैं। हमें खर्चा कहां तक अलाउड करना है, 31 मार्च। उसके बाद के तो खर्चे अगले साल के हो गए, और वो एक्यूरल बेस यूज कर रहा है, एक्यूरल बेस यूज कर रहा है, तो जितने खर्चे इस साल के होंगे वही हमें अलाउड होंगे। तो अगले मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने के खर्चे अगले साल के हैं, तो वो तो निकाल दो। तो भैया यहां पे 35,000 रुपए के खर्चे हैं, तो 35,000 में 6 महीने अगले साल के हैं, तो 17,500 रुपए अलाउड होंगे, और 17,500 में एड बैक करने पड़ेंगे क्योंकि वो जो है वो अगले साल के हैं, वो 31 मार्च के बाद के हैं, वो 31 मार्च के बाद के हैं। ठीक है, आगे आओ जी। फिर वो कह रहे हैं उसने 1,00,000 रुपए का एडवांस टैक्स पे किया, तो भाई एडवांस टैक्स तो बाद में माइनस करेंगे, एडवांस टैक्स तो है बाद में माइनस करेंगे, तो एडवांस टैक्स तो यहां पे छोड़ दो जी, इसको तो बाद में माइनस करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि आप टोटल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल निकालो, मोस्ट बेनिफिशियल टैक्सेशन रेजिम। ओ माय गॉड,
नॉर्मल स्कीम से भी करना है और डिफॉल्ट स्कीम से भी करना है। नॉर्मल स्कीम आयुष ने लिखा इजी है क्वेश्चन, और जैसे उसने देखा दोनों स्कीम से करना है, आयुष ने अपना मैसेज ही डिलीट कर दिया। चलो ऐसा करते हैं, पहले डिफॉल्ट स्कीम से करते हैं, ठीक है ना। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम डिफॉल्ट स्कीम से करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डिफॉल्ट स्कीम से करेंगे जी। आ जाओ सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। तो पहले हम क्यों कर रहे हैं, पहले हम करते हैं डिफॉल्ट स्कीम से। चलो सारे बच्चे फटाफट से बताओ। अब यहां पे आपका नेट प्रॉफिट कितना है जी, नेट प्रॉफिट 25,91,000 है। तो मैं यहां पे ऐसा कर रहा हूं, 25,91,000 रुपए को बेस बना रहा हूं जी। सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना जी, 25,91,000 रुपए को बेस बना रहा हूं जी। तो 25,91,000 रुपए यहां पे बेस बन गया, ये लो बेस बन गया जी। ठीक है, अब इसमें से पहले ऐसा करते हैं, ये माइनस करते हैं। एक तो 11 लाख रुपए का ये माइनस कर दो डिविडेंड, ठीक है। फिर 25,000 रुपए का ये माइनस करो इंटरेस्ट, फिर ये माइनस करो ऑनरियम रिसीव फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर, ये कितने रुपए, 50,000 रुपए। ये भी अदर सोर्स की इनकम है, ये भी अदर सोर्स की इनकम है। तो ये हमारा 50,000 रुपए ये माइनस कर दो, और रेंट जो है वो हाउस प्रॉपर्टी वाला रेंट माइनस कर दो, यहाँ पे 90,000 रुपए का ये माइनस कर दो। तो ये चार तो माइनस हो गए जी, ये चार तो क्या हो गए, माइनस हो गए। अच्छा ये माइनस करने में कितना मजा आता है, मतलब ये माइनस करने में सबसे बड़ा मजा आता है भाई साहब, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम नहीं है। इसको यहां से हटा दो, तो इसको यहां से हटा दो। पर एग्जाम में पहले डिफॉल्ट स्कीम से करना है, नहीं आप नॉर्मल से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं तो पहले डिफॉल्ट स्कीम से कर रहा हूं, एवं ही कर रहा हूं, आप नॉर्मल से करो, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, और ना ही एग्जामिनर ਨੂੰ फर्क पैंदा है। जिवें ਤੁਹਾਡਾ मन करे ਤੁਸੀਂ ओवें करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब ये तो हो गया माइनस करने वाला पॉइंट, अब एक बार ऐड करने वाले पॉइंट पे आओ। अब एक बात मेरे को बताना, सोच के बताओ। अब यहां पे ना इसने गाड़ी परचेज की है 3 लाख रुपए की। अब पागल है क्या, पागल वागल है क्या, कौन है ये, क्या, अब फरहा, अब फराह खान तो नहीं है कहीं ये। अरे कार परचेज करने वाले खर्चे डेबिट कर डाले। कैपिटल खर्चा डेबिट कौन करता है बे, कैपिटल खर्चा डेबिट कर दिया जी। अब कैपिटल खर्चा डेबिट कर दिया तो बताओ क्या यार क्या करती हो फरा, 3 लाख रुपए ऐड करेंगे, कार वाले खर्चे थोड़ा डेबिट करते हैं, कैसी बात कर दी बताओ, ऐसे थोड़ा होता है। मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ, 3 लाख रुपए बताओ जी, हद होगी यार। उसके बाद फिर देखो म्युनिसिपल टैक्स, एलो ओ हाउस प्रॉपर्टी वाले म्युनिसिपल टैक्स और 9,000 रुपए डेबिट करते फरा, यार की करता है फरा, और ये 9,000 रुपए डेबिट नहीं करने चाहिए थे तेनू। फिर ए 50,000 रुपए, ए 50,000 रुपए कैश, दसो 50,000 रुपए कैश और कोई डेबिट होना चाहिए, नहीं 50,000 रुपए का कैश भी ऐड कर लो। 10,000 से ऊपर कैश अलाउड ही नहीं होता। और अम्मी जान क्या करती थी, 10,000 से ऊपर का कैश अलाउड नहीं होता, ठीक है ना। और उसके बाद 17,500 रुपए अगले 6 महीने वाले खर्चे ऐसे साल डेबिट कितने किए हुए हैं, तो 17,500 रुपए आप यहां पे एड बैक कर दोगे। आप मेरे को यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है जी, सारे के सारे बच्चे फटाफट से बोल दो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, एक चीज बस और माइनस होगी, एक चीज बस और माइनस होगी। अब कार पे क्या मिलेगा, डेप्रीसिएशन, कार पे क्या मिलेगा, डेप्रीसिएशन। तो 15%, 3 लाख का 15%, 45,000 रुपए का डेप्रीसिएशन माइनस कर दो जी, ठीक है जी। तो अब यहां पे फटाफट से आ जाओ, अब यहां पे देखना कितना आएगा जी, एक बार निकाल के बताओ जी, सारे बच्चे एक बार फटाफट से बता दो यहां पे कितना आएगा जी। तो 25,91,000 माइनस में 11 लाख, 25,000, 50,000, 90,000, फिर यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे फिर 9,000, ठीक है, फिर यहाँ पे 50,000, फिर यहाँ पे 17,500, फिर माइनस में 45,000, यार है 16,57,500, 16,57,500 रुपए भाई साहब मेरी इनकम आ रही है। अब मुझे नहीं पता आपकी कितनी आ रही है, मेरी जो इनकम आ रही है 16,57,500 रुपए की इनकम आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है जी।
हाँ जी, 16,57,500 मेरी इनकम निकल के आ रही है। डन, इसको लॉक कर दें जी। चलो बहुत बढ़िया। अब ये पीजीपी की इनकम आ रही है। अच्छा एक बताना, क्वेश्चन में कहीं हाउस प्रॉपर्टी है? क्वेश्चन में कहीं हाउस प्रॉपर्टी है? तुम्हें दिख रहा है हाउस प्रॉपर्टी? और तुम्हें दिख रहा है हाउस प्रॉपर्टी? ओए हेलो, ओए इधर देखना। और मेरी गाल हंस हंस के दिखा दो यार, हंस के, हंस के दिखाना नालायक। बुत बन के बैठा है बिल्कुल मुंह तुम्हारा 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 फेस पता कैसे बन गया है? तुम्हें कोई देख के ना सामने वाला ही रोना स्टार्ट कर देगा, उसको तरस आ रहेगा मेरा बच्चा। तुम्हारा मुंह ऐसे बन गया है। तुम्हारे तुम्हारा चेहरे की मतलब होता है ना कि एक होता है थोड़ा ग्लो होता है, एक होता है दूसरे को देख के ही रोना आ जाए। पर इसको रोना ना आ रहा हो ना, वो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, कसम लगे भगवान की, भी रोना स्टार्ट कर देगा। ऐसा हो चुका तुम्हारा मुंह भाई साहब इस टाइम। अबे नालायक को हंस लिया करो कभी। ऐसा भी क्या हो गया, पेपर ही तो आ रहे हैं, इतने पेपर तुम देके बैठे हो, इतने सारे एग्जाम तुमने दे लिए, तो क्या तीर टूट रहे हैं इस एग्जाम के अंदर? नालायक कहीं के। अगले पॉइंट पर आओ फटाफट से। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आओ, तो यहाँ पे 90,000 रुपए का रेंट आ रहा है। अब 90,000 रुपए का रेंट है, तो 90,000 में से म्युनिसिपल टैक्स 9,000 माइनस कर दो, 81,000। 81,000 में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब 81,000 में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी 56,700। तो 56,700 रुपए की मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आ रही है। तो 56,700 रुपए की मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आ रही है। ये मेरा पीजीपी है और ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। अच्छा बताओ, क्वेश्चन में कैपिटल गेन है? कैपिटल गेन तो नहीं है, बट क्या क्वेश्चन में अदर सोर्स है? अदर सोर्स तो है। तो एक बार चेक करो अदर सोर्स की इनकम कितनी आ रही है जी। सारे के सारे बच्चे एक बार अदर सोर्स की इनकम बस चेक करके बता दो, अदर सोर्स की इनकम कितनी आ रही है। आओ जी। अब 11 लाख रुपए एक तो मेरी डिविडेंड की इनकम आ रही है। 11 लाख रुपए एक तो मेरी डिविडेंड की इनकम आ रही है। अच्छा ये 25,000 रुपए अदर सोर्स की इनकम है? नहीं है। याद आ रहा आपको, मैंने कहा था गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। हेलो, याद करो कैपिटल गेन के चैप्टर में, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। और मैंने कहा था गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड ना तो कैपिटल एसेट होते हैं, और फिर मैंने कहा था उसमें आने वाला इंटरेस्ट भी इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट होता है। अब तुम्हें याद कहां होगा, कैपिटल गेन की बातें है ना। याद करो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड मैंने समझाया था, वहां पर मैंने कहा था गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड जमा कराओ, बॉन्ड मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है। तो ये इंटरेस्ट है ना, एग्जम्प्ट है। फिर ये 50,000 रुपए की इनकम भी अदर सोर्स की इनकम है। तो 11.5 लाख रुपए की इनकम जो है वो तुम्हारी अदर सोर्स की इनकम है। तो 11.5 लाख रुपए की अदर सोर्स की इनकम है। तो अब क्या करोगे, इसमें 11.5 लाख रुपए की अदर सोर्स की इनकम और जोड़ दोगे जी। अब एक बार बताना ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ गई जी। तो अगर मैं ग्रोस टोटल इनकम निकालूंगा तो 16,57,500, फिर 56,700, 11.5 लाख, तो साहब 28,64,200 रुपए। ये मेरी आपकी 28,64,200 रुपए, ये मेरी आपकी ग्रोस टोटल इनकम आ गई। ये मेरी ग्रोस टोटल इनकम आ गई। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, इसमें से क्या कोई डिडक्शन माइनस करेंगे? डिडक्शन माइनस नहीं करेंगे। डिडक्शन क्यों माइनस नहीं करेंगे? डिफॉल्ट स्कीम है। तो यही मेरी टोटल इनकम निकल के आ रही है। अब अगर यही मेरी टोटल इनकम निकल के आ रही है, इस पर टैक्स निकाल दो। सर कार ऑफिशियल यूज ही तो भी प्लस होगा? कार ऑफिशियल यूज है भाई तो भी प्लस होगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन ही मिलता है। कार कैपिटल खर्चा है, रिवेन्यू खर्चा नहीं है जो तुम डेबिट कर दोगे, सारा ऐड करके उस पर डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। हाँ नहीं, अब इस पे क्या नाम है उसका, टोटल इनकम में टैक्स निकाल दो। अब 15 लाख से कितने ज्यादा है उसका 30% प्लस में 1,40,000, तो ये टैक्स बनेगा 5,49,260 रुपए का। इसमें 4% यहां पे तुम सेस जोड़ दोगे, तो ये आपका टैक्स बन गया 5,71,230। 571,230 आ गया। अब मेरे को सारे बच्चे बोलो, इसमें एडवांस टैक्स कितना पे किया था जी? एडवांस टैक्स आपने पे किया था 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए का तो एडवांस टैक्स माइनस कर दो। अब एक पॉइंट और जो तुम भूल चुके हो, पता है तुम ना एक पॉइंट भूल चुके हो। ओए तुम्हें पता है? ओए मेरे सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ओ मेरे प्यारे भिंडी कलर के बच्चों सुनो, तुम एक पॉइंट भूल चुके हो। पता तुम कौन सा पॉइंट भूल चुके हो? पता है? पता है ये पॉइंट देखो, 11 लाख रुपए का डिविडेंड है, ग्रोस है। तो ग्रोस है तो टीडीएस, याद है टीडीएस? टीडीएस
5,000 10% टीडीएस कटता है, तो 10% टीडीएस कटेगा, 11 लाख पे 10%, 1,10,000 रुपए का इस पे टीडीएस कटा होगा। तो 1,10,000 रुपए का टीडीएस इसमें से माइनस कर दो जी। तो इसमें 1 लाख रुपए ये गया और 1,10,000 रुपए का ये गया, तो 3,61,230 रुपए का फाइनल टैक्स बनेगा अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम की बात करूंगा जी। अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम की बात करूंगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब नॉर्मल स्कीम में कोई दम नहीं है। मेरे को सारे बच्चे बोल दो नॉर्मल स्कीम में बस क्या फर्क पड़ेगा, बताओ जल्दी बताओ जी। जीओ 17,500 ऐसे आया, 35,000 रुपए टोटल खर्चा है ना, वो 35,000 रुपए टोटल खर्चा 1 अक्टूबर 24 से 30 सितंबर 25 तक का है। हमें तो 31 मार्च 25 तक का लेना है, तो अगले 6 महीने वाला खर्चा तो अगले साल आएगा ना, तो फिर वो खर्चा हमने यहां से हटा दिया, तो 17,500 आ गया। अब मेरे को ये बता दो, बस सारे बच्चे ये बता दो, ग्रोस का मतलब टीडीएस कटा लिखा। अरे ग्रोस का मतलब क्या है? ग्रोस का मतलब इसमें टीडीएस जुड़ा हुआ है, तो टीडीएस तो कटेगा ना 10%। भाई टीडीएस 10% कटेगा ना, तो वो तो माइनस करोगे। अब बताओ फर्क क्या पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा, बस इसमें तुम डिडक्शन माइनस कर दो, इसमें तुम डिडक्शन माइनस कर दो। बताओ 28,64,200 में से डिडक्शन माइनस करो। बताओ डिडक्शन कौन कौन सी है? एक तो 47,000 रुपए की ये है, फिर 5,000 रुपए की इनको खुद को मिलेगी, 47 और 5 इनको ये मिल गई। उसके बाद और बताओ डिडक्शन कौन सी है जी? 47 और 5 और बताओ डिडक्शन कौन सी है, फटाफट से बोल दो जी। इसके अलावा कोई डिडक्शन है पूरे क्वेश्चन में? नहीं है। तो फिर इसमें से 28,64,200 में से 52,000 की डिडक्शन हो गई, तो 28,12,200, 28,12,200। अगर नेट दिया होता ना, फिर अदर सोर्स में ग्रोस करके दिखाते, फिर अदर सोर्स में ग्रोस, फर्क कुछ नहीं पड़ता, अदर सोर्स में ग्रोस करके दिखाते। उसने ग्रोस दे रखा है तो अदर सोर्स में तुमने पूरा ले लिया, बट भाई टीडीएस तो माइनस करोगे बाद में। जब नेट दिया होता है तो नेट को हम ग्रोस करके दिखाते हैं, उसने दिया ही ग्रोस है, तो ग्रोस हमने अदर सोर्स में दिखा दिया, फिर बाद में टीडीएस माइनस कर दिया। अब इसमें टैक्स निकालो फटाफट से। 28,12,200, 10 लाख माइनस हुआ, इसका 30% प्लस में 1,12,500, तो ये टैक्स बनेगा 6,56,160 रुपए प्लस में 4%, तो इसमें आएगा 6,82,406 रुपए। इसमें 1 लाख तो वो माइनस कर दो, 1,10,000 रुपए का टीडीएस माइनस कर दो, तो 2,10,000 माइनस कर दिया, तो इसमें फाइनल टैक्स बन गया 4,72,410 रुपए का फाइनल टैक्स निकल के आ रहा है। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? सर पर 80D में सीनियर वाले में मैक्सिमम लिमिट 50,000 मिलती है ना, तो मेरे बच्चे दोनों सीनियर वाले थोड़ा हैं यार, वही तुम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे यार। एक सीनियर वाला है, एक उसके खुद के और खुद के पति का है, तो सीनियर वाले में तो 47,000 की लिमिट है, तो खुद की तो अलग से लिमिट नहीं मिलती खुद की। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वो सीनियर का नहीं है, वो खुद का है, तो उसके खुद की लिमिट तो अलग दोगे, या वो भी लिमिट अलग नहीं दोगे? तो वही लिमिट तो मैंने दिया 5,000 रुपए की। काजल हो जाएगा मैनेज, टेंशन मत लो, ठीक है ना। और इतना बड़ा आएगा या नहीं आएगा उसके हम टेंशन नहीं ले रहे, ठीक है। मेरे को तुम्हें टैक्स में 80 नंबर दिलवाने हैं, जो बच्चे मेरी बात मानेंगे, बाकी देखो भगवान भरोसे है। देखो मैं, मेरा भगवान जानता है मैं ऑनेस्टी से अपना बेस्ट दे रहा हूं, मेरा भगवान जानता है ये। और अगर तुम्हारा भगवान, तुम्हारा दिल भी गवाही दे रहा है कि तुम ऑनेस्टी से अपना बेस्ट दे रहे हो, तो जो बच्चा ऑनेस्टी की बात करो, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मींस ऑनेस्टी, अपना रिजल्ट देख लेना, आपके रिजल्ट में सक्सेसफुल पास लिखा होगा। अगर आप ऑनेस्टी से हार्ड वर्क कर रहे हो, आपके दिल में कोई मतलब कुछ गलत नहीं है, तो तुम पक्का अच्छा रिजल्ट आएगा जी, ठीक है जी। चलो जी, तो बाकी फिर हम मुलाकात करेंगे अब कल वाली क्लास में जी। कल हम मिलेंगे, कल भी हमारे टोटल इनकम वाले क्वेश्चन है, और आपका कोई होमवर्क नहीं है, बस तुम ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो, और कल फिर हम टोटल इनकम वाले 2-3 क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर कल तुम्हें मजा आएगा। उसके बाद फिर हम 2 लेक्चर लगाएंगे छोटे मोटे चैप्टर के ऊपर। कल 10 तारीख है, 11, 12, 13 तारीख को आपकी क्लास नहीं होगी, क्योंकि 13 तारीख को मेरी जीएसटी की मैराथन है। तो कल हम टोटल इनकम करेंगे 10 तारीख, 11, 12 हम छोटे मोटे चैप्टर करेंगे,
13 तारीख को मेरी मैराथन है, फिर 14 तारीख से हम जीएसटी वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे जी। ठीक है, चलो ओके जी। सारे बच्चे लाइक जरूर करके जाया करें, तुम्हारा लाइक नहीं करते ना तुम्हें पाप लगता है, पता तुम्हें पाप लगता है। तो लाइक और कमेंट सारे बच्चे करके जाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर जी, बाय बाय जी, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, थैंक यू सो मच।